अरे शांत हो जाइए दीदी लोग, शांत हो जाइए। ठीक है, इतना सीनियर होकर बहस हो रहा है तो क्या, सीनियर होने का क्या फायदा। शांत हो जाए, जो भी हुआ भूल जाइए और दोस्ती का खुशबू बिखेर डालिए। क्लियर? अब कोई कुछ नहीं बाजेगा निगेटिव बात। चुप, दोनों चुप। आप लोग हंस हंस कर और लड़ाई बढ़ाते हैं। ठीक है, जब भी आपस में बहस हो गई, होना तय है, जब भी दो लोग बहस करते हैं ना तो दिक्कत क्या होता है कि बाकी लोग मजा लेने लगता है। ठीक है, ऐसा आदत हम में भी था, धीरे धीरे इसको हम बंद किए। ठीक है, तो जब भी आप लोगों के बीच बहस हो तो एकदम आसपास जो भी है उनको शांत करने का कोशिश कीजिए और बहुत चीज भूलने का कोशिश कीजिए। दिमाग पर लड़ाई झगड़ा बहस का लोड मत लीजिए। सब्जेक्ट का ही लोड बहुत ज्यादा है, सिलेबस ही बहुत बड़ा है। क्लियर? चलिए, और सब क्वेश्चन बैंक को सब रंग रहा है पूरी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन बैंक पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्या सिलेबस क्या है उस पर ध्यान ज्यादा देना है। क्वेश्चन कौन से आएगा? सिलेबस से बाहर से आएगा, सिलेबस से ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक देखते रहना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। किन्हीं को पता नहीं है तो हम बता दें कि सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, बहुत एकदम रोशनी सर कहेगा प्रीवियस ईयर सब कुछ है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखना चाहिए, बार बार रिवीजन करना चाहिए। हम थोड़ा अलग टाइप का सोचते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे इस बात पर आप लोग सहमत ही हो, असहमति भी हो सकती है। मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है कहां से पूछा है, सिलेबस, उससे बाहर पूछेगा तो कोई बनाएगा नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग आप क्वेश्चन बैंक नहीं कराए, क्वेश्चन बैंक तो कराएंगे, ठीक है, समय आएगा क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे, लेकिन अभी हम सिलेबस करा रहे हैं। और यकीन मानिए सिलेबस से ही प्रश्न रहेगा। और बहुत लोगों को तैयारी को लेकर दिक्कत है कि हमारी तैयारी सही चल रही है कि नहीं, क्या हमारी तैयारी कम तो नहीं चल रही है। ये शंका हमेशा लोगों को खाए जा रहा है, विद्यार्थी को खाए जा रहा है। पूरा पढ़ रहा है, पूरा पढ़ रहा है, पूरा रट रहा है, लेकिन रात में लगता है कम तैयारी हो रहा है। इस तरह की बातें मन में आ रहा है, तो ये बात उठना स्वाभाविक है। हर पढ़ने वाले के दिमाग में ये टेंशन है कि कहीं मेरा पढ़ाई कम तो नहीं हो रहा है, सही से तो नहीं हो रहा है। तो जो पढ़ेगा उसको हल्का फल्का ये दिमाग में घर करेगा ही कि क्या उसकी तैयारी हो रही कि नहीं हो रही। अगर इस तरह की टेंशन है तो इसको आज ही त्याग देने की जरूरत है। हम आपको बता रहे हैं कि आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन चल रही है। अगर शक है तो बुला लाइए और लगा लीजिए प्रतियोगिता, नंबर 1 पर आएगा आपका। पूरे मार्केट में विद्यार्थियों के बीच यह है कि हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा मजबूत रहता है, और उस सबसे ज्यादा मजबूत क्वेश्चन से आप भीड़ रहे हैं तो मतलब हल्का क्वेश्चन आपके कमांड में है दोस्तों। इसलिए आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन तैयारी है, सबसे बेहतरीन तैयारी। हम इससे पहले भी बोले थे कि सब सिलेबस के प्रमुख बिंदु को पढ़ रहा है और आप पूरा सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। सब किताब के प्रमुख बातें को पढ़ रहा है, आप पूरा किताब ही पढ़ रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
ये आपकी तैयारी हो रही है। और 100% रिजल्ट के लिए कुछ भी छांटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पढ़ डालने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि आप अभी तैयारी, कुछ होगा कि बहाली निकलेगा तब एक्टिवेट होगा, दरोगा बनना है। अब 3 महीनों में एकदम दरोगा को क्लियर कर देना है। मतलब 1 साल से जो हम लोग तैयारी करें बेवकूफ है ना है? तो दरोगा कोई 3 महीना 4 महीना तैयारी करके बन गया, ये अपवाद ही हो सकता है। इसके लिए सिलेबस कमांड करने की पूरी आवश्यकता, और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आपका कटअप क्या 62-63 रहता है, 80 प्लस फेंका जाता है कटअप। हम जनरल की बात कर रहे हैं, बाकी सब उसी अनुसार से सोचिएगा। तो जब इतनी ज्यादा कटअप जा रही है तो कुछ भी छोड़ने से क्या वो रिस्की नहीं हो जाएगा एग्जाम? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसलिए आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, और आप पर कोई लोड नहीं दे रहे हैं। सब कुछ क्लास में समझा दे रहे हैं, आप पर सिर्फ लोड है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इस तरह से याद करिए कि उत्तर आपके होंठ पर। कोई लोड नहीं दे रहे, आपको नहीं करे थ्योरी पढ़ने के लिए। हम थ्योरी पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि आप क्लास में शांति पूर्वक गंभीरता से केवल हमारी बातों को सुनिए। क्लासरूम में थ्योरी निकल गया, क्लासरूम में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद घर पर जाकर प्रश्नों को बनाना है, रटना है। लेकिन 20,000 प्रश्न है, 20,000। सबसे ज्यादा प्रश्न तो इतिहास में, साइंस में सबसे ज्यादा बायोलॉजी, आर्ट्स में सबसे ज्यादा इतिहास में तो कमांड हो ही गया होगा, क्योंकि सर इतिहास स्पेशलिस्ट है। पूरे पटना में सबसे कम समय में इतिहास पढ़ाते हैं। यकीन मानिए, जिस समय हम लोग तैयारी करते थे, किसी शिक्षक का इतिहास खत्म नहीं होता था। विद्यार्थी तंग आकर छोड़ देता था कि मानो की इतिहास खत्म। उसको रोशन सर टारगेट बैच में खत्म करते तो बहुत मतलब मेहनत वो कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा क्या बोलोगे, इतिहास नंबर 1 हो गया या हो जाएगा खत्म होते होते तक। इतिहास पॉलिटी पर कमांड हो गया, इतिहास पॉलिटी पर कमांड हो गया, 40 से 45% कमांड हो गया। बायोलॉजी पर कमांड हो गया, 50% कमांड हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री पर कमांड हो गया, 60% कमांड हो गया। लुसेंट का जो विविध होता है कॉलम वाला, उसको भी रटना बहुत जरूरी है। जैसे तुर्की के संसद को क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं वो याद करना पड़ेगा। अगर वो याद कर लिए 70% हो गया। इकोनॉमी कितना डिटेल में पढ़ाए हैं, इतना डिटेल में पढ़ाए कि आप खुद पढ़ा भी सकते। इकोनॉमी कंप्लीट होगा, 80% तैयारी हो गया। और आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देना भी जरूरी है, आपका 90% तैयारी हो गया। और जिस दिन एग्जाम हॉल में बैठिएगा 100% तैयारी उस दिन हो जाएगा। कोई भरम नहीं पालना है, कोई भरम नहीं पालना है आपको, ठीक है ना। आपकी तैयारी सबसे बेहतरीन तैयारी चल रही है, सबसे बेहतरीन। अगर शक है तो आप नोट मिला लीजिए, कॉन्सेप्ट मिला लीजिए। अगर आपके कोचिंग का नोट कॉन्सेप्ट कम होगा, फिर आप हमारे पास आइएगा। तो आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है और बड़ी विस्तार पूर्वक चल रही है, कोई शक नहीं होना है दोस्तों। चलिए, बहुत बात आज बोल दिए, अब आते हैं। देखिए न, बहुत लोग मायूस की तैयारी सही चल रही कि नहीं, क्वेश्चन याद नहीं कर रहे हैं, तो फिर किसी भी तरह का भरम मत पालिएगा कि नौकरी होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन याद करना। सिर्फ क्वेश्चन याद कर लिए, आपके पीटी एग्जाम को कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं।
पूरा ऑब्जेक्टिव पीटी तक याद कर लिए, पीटी कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद मेंस के बीच में जो समय बचेगा उसमें एक्स्ट्रा थ्योरी पर मेहनत कर देना है, मेंस का रिजल्ट ले लेना है। लेकिन एक बात जो है वह बात को छिपाया नहीं जा सकता, वो बात तो सच्चाई है ही कि पूरा बिहार अगर पूरा पढ़ के रेडी हो जाएगा, सब कुछ सब पढ़ लेगा, फिर भी नौकरी तो उतने को होगा जितना सीट है। ये सच्चाई है, इससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। हम जो बता रहे हैं पूरा सिलेबस को पूरा बिहार पढ़ लिया तो क्या सबको हो जाएगा? एक सच्चाई तो है। और आप लोग की इतनी बेहतरीन तैयारी चल रही है कि आप चाहिएगा तो दरोगा का तैयारी करवा सकते। इस बैच की समाप्ति होने के उपरांत इस बात की पूरी गारंटी है। आप अपने जूनियर को निश्चित रूप से पढ़ा सकते हैं कि दरोगा की तैयारी करना, उतना हम पढ़ाए हैं। और ये दावा के साथ बोल रहे हैं दोस्तों कि कोई भी स्टूडेंट अगर टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। ना तो बायोलॉजी पढ़ाने में दिक्कत हो सकता है, ना इकोनॉमी पढ़ाने में दिक्कत हो सकता है। हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट आराम से पढ़ा सकते हैं। टीचिंग क्षेत्र में भी अपना अच्छा विकल्प बना सकते हैं। आइए दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार। स्टॉक एक्सचेंज उसको हिंदी में शेयर बाजार कहते। कभी बोलचाल की भाषा में शेयर बाजार को अंग्रेजी में शेयर मार्केट बोल दिया जाता है, लेकिन शेयर मार्केट बोलना ज्यादा उचित नहीं है। असली अंग्रेजी में इसे कहा जाता है क्या? स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर बाजार का वास्तविक अंग्रेजी रूपांतरण है स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन बोलचाल में शेयर मार्केट का भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो शेयर बाजार यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। आइए एक एक बात इसके बारे में समझ रहे हैं। और पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि हम शेयर बाजार को उस दृष्टिकोण से आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर देने में कोई दिक्कत ना हो। हम शेयर बाजार को इस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप शेयर बाजार में जाकर शेयर की खरीद बिक्री कर सके। क्लियर? शेयर की खरीद बिक्री कैसे करना है या शेयर में कैसे अपना करियर बनाना है, इसके लिए हमारा एक अलग कोर्स है, लेकिन उसमें केवल नौकरी करने वाले को ही एंट्री है। और कम से कम 30 लाख की प्रारंभिक पूंजी आपके पास, रिस्क फ्री पूंजी आपके पास होना जरूरी है। तो आपको लगता है कि हम शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो इसके लिए पहले नौकरी करिए और कम से कम 30 लाख रुपए रिस्क फ्री पूंजी लाइए। उसके बाद हम आपको पूरा शेयर मार्केट बता सकते हैं। आप चाहिएगा तो ब्रोकर के रूप में भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं, उतनी बात हम बता देंगे। लेकिन अभी जो पढ़ा रहे हैं इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको परीक्षा में प्रश्नों को बनाने में कोई दिक्कत, बल्कि अभी जो पढ़ा रहे हैं इसका उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आप शेयर मार्केट में जाकर ट्रेडिंग करें, शेयर की खरीद बिक्री करें। वो नौकरी होने के बाद सोचिएगा। क्लियर? और उसके बाद मिलिएगा, सब कुछ बता देंगे। शेयर बाजार, सबसे पहले हमें याद रखना है कि शेयर बाजार जो है वो किस बाजार का हिस्सा है? पूंजी बाजार का हिस्सा है, मुद्रा बाजार का हिस्सा नहीं है। शेयर बाजार पूंजी बाजार के भी किस बाजार का हिस्सा है? द्वितीयक बाजार का हिस्सा है। यानी पूंजी बाजार का जो दूसरा भाग है द्वितीयक बाजार, पूंजी बाजार का जो द्वितीयक बाजार है, उस द्वितीयक बाजार का ही प्रतिनिधित्व कौन करता है? शेयर बाजार करता है। शेयर बाजार ही द्वितीयक बाजार है, द्वितीयक बाजार ही शेयर बाजार है। तो शेयर बाजार पूंजी बाजार का अंग है, शेयर बाजार द्वितीयक बाजार का अंग है। शेयर बाजार पूंजी बाजार के प्राथमिक बाजार का भी अंग हो सकते
हैं, लेकिन प्राथमिक बाजार की क्रियाकलापें कभी कभी शेयर बाजार से हटकर भी कर ली जाती है। लेकिन वर्तमान समय में पूंजी बाजार के प्राथमिक बाजार की क्रियाकलापें भी किसके माध्यम से संपन्न होते हैं? शेयर बाजार से। तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि शेयर बाजार किस बाजार के अंग है? मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार? पूंजी बाजार के अंग है। उसके बाद शेयर बाजार मुख्य रूप से पूंजी बाजार के किस भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं? द्वितीयक बाजार। और द्वितीयक बाजार क्या होता है बता चुके हैं जी। जब प्राथमिक बाजार में आईपीओ एफपीओ बिक गया तो आईपीओ एफपीओ के जो खरीदार हैं, आईपीओ एफपीओ के जो खरीदार हैं, अब वो कहां पर आ जाएंगे? शेयर बाजार में, और दूसरों को बेचेंगे। फिर दूसरा तीसरा को बेचेगा, तीसरा चौथा को बेचेगा। और शेयर बाजार में एक कंपनी के शेयर तब तक बिकते रहते हैं जब तक कंपनियां बंद ना हो जाए, जब तक कंपनियां बंद ना हो जाए तब तक बिकते रहेगा दोस्तों। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरी विशेषता याद रखना है कि शेयर बाजार एक संगठित, शेयर बाजार एक संगठित तथा विनियमित बाजार है। शेयर बाजार एक संगठित तथा विनियमित बाजार है। शेयर बाजार एक संगठित तथा विनियमित बाजार है। संगठित का मतलब कि शेयर बाजार ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कि नियम कायदे के अनुसार शेयर बाजार में सारे काम होते हैं। जिगजैग तरीके से कुछ भी शेयर बाजार कैसे काम करेगा, शेयर की खरीद बिक्री कैसे होगी, इन सब के लिए विशेष नियम बने होते हैं जिसका पालन सभी पक्षों के लिए करना अनिवार्य है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शेयर बाजार एक संगठित बाजार है, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। और यह विनियमित बाजार है, मतलब शेयर बाजार पर सरकार का नियंत्रण है और सरकार की संस्था से भी ही शेयर बाजार पर कंट्रोल करके रखती है। जिस तरह भारत के सारे बैंकों पर आरबीआई का कंट्रोल है, उसी तरह भारत के सभी शेयर बाजार पर किसका कंट्रोल है? सेबी का कंट्रोल है। विनियमित का मतलब है नियंत्रण। विनियमित का पर्यायवाची क्या होता है? नियंत्रण होता है, यानी कंट्रोल होता है। तो शेयर बाजार एक ऑर्गेनाइज्ड और सरकार के द्वारा कंट्रोल बाजार है, कंट्रोल बाजार है। शेयर बाजार पर नजर हमेशा सरकार की संस्था सेबी बनाए रखती है और ये संगठित बाजार है, यानी हर लेन देन के लिए नियम बने हुए हैं और सारे पक्षों को नियम मानना बाध्य है, वरना वे शेयर बाजार पर खरीद बिक्री नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि शेयर बाजार के कार्यों का नियंत्रण करने हेतु, शेयर बाजार के कार्यों का नियंत्रण करने हेतु हर शेयर बाजार का एक अपना प्रबंध समिति बना होता है, मैनेजमेंट कमिटी बना होता है। हर शेयर बाजार संगठित बाजार है, यानी कि नियमों के अधीन काम करते हैं। तो शेयर बाजार नियम के अधीन काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, इसकी जांच परख करने के लिए शेयर बाजार में खरीद बिक्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने भी शेयर बाजार होते हैं, उस शेयर बाजार का एक मैनेजमेंट कमेटी होता है, एक प्रबंध कमेटी होता है, समिति होता है। और हर शेयर बाजार का प्रबंध समिति ही शेयर बाजार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, शेयर बाजार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। किस कंपनी का शेयर बिकेगा ये निर्णय कौन करेगा? प्रबंध समिति। और अगर किसी कंपनी को अपना शेयर या किसी पक्ष को कंपनी का शेयर बाजार में बेचना है तो सबसे पहले उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा उस शेयर बाजार के प्रबंध समिति को।
प्रबंध समिति उस कंपनी के शेयर की जांच पड़ताल करेगी, फिर कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट करेगी और लिस्ट करने के उपरांत ही उस कंपनी का शेयर उस शेयर बाजार में बिक सकता है। यानी कौन कंपनी का शेयर बिकेगा शेयर बाजार में या नहीं बिकेगा, ये निर्णय उस शेयर बाजार का प्रबंध समिति करता है। कंपनी का शेयर बाजार पर बिक सके उसकी लिस्टिंग भी कौन करता है? प्रबंध समिति करता है। शेयर बाजार में कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करवाने का भी जिम्मेदारी किस पर होता है? कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू करने की जिम्मेदारी शेयर बाजार की प्रबंध समिति को होती है। निश्चित तौर पर प्रबंध समिति जो होता है वे सेबी के अधीन रहकर कार्य करते हुए सेबी के अधीन। तो हर शेयर बाजार का नियंत्रण करने हेतु एक अपना शेयर बाजार का अपना प्रबंध समिति होता, मैनेजमेंट कमी होता है, जो सेबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप शेयर बाजार का मैनेजमेंट करते हैं। सेबी के नियमों के अधीन शेयर बाजार में आचार संहिता लागू करने का काम करते हैं। कंपनी का शेयर बिक सके इसके लिए कंपनी के शेयरों की जांच करते हैं, उसकी लिस्टिंग करते हैं। क्लियर हुआ? बात समझ गए? हर शेयर बाजार का अपना एक प्रबंध समिति होता है। हर शेयर बाजार का अपना एक प्रबंध समिति होता है। शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री पर प्रारंभिक नजर कौन बनाए रखता है? प्रबंध समिति बनाए रखता है। शेयर बाजार में आचार संहिता लागू कौन करवाता है? शेयर बाजार में कंपनी की लिस्टिंग कौन करता है? प्रबंध समिति करता। क्लियर हो गया? बात समझ गए? चौथी बात कि आप तो सोच रहे हैं कि शेयर बाजार में शेयर ही बिका करते हैं, लेकिन शेयर बाजार में शेयर के अतिरिक्त और क्या बिकते हैं? ऋण पत्र और क्या बिकते हैं? बॉन्ड और क्या बिकते हैं? म्यूचुअल फंड और क्या बिकते हैं दोस्तों? म्यूचुअल फंड। तो शेयर बाजार के माध्यम से अधिकांश शेयर ही बिका करते हैं, लेकिन इसके अलावे शेयर बाजार के माध्यम से ही ऋण पत्र यानी डिवेंचर बेचे जाते हैं, बॉन्ड भी बेचे जाते हैं, म्यूचुअल फंड भी बेचे जाते हैं। तो वर्तमान समय में शेयर बाजार के अंतर्गत केवल शेयर की ही बिक्री नहीं होती है। शेयर बाजार के अंतर्गत शेयर के बिक्री के साथ साथ ऋण पत्र की बिक्री होती है, बॉन्ड की भी बिक्री होती है और म्यूचुअल फंड की भी बिक्री होती है, डेरिवेटिव्स की भी बिक्री होती है। डेरिवेटिव्स क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब की बिक्री होती है। लेकिन ज्यादातर हम सुनते हैं किसका नाम? वास्तविकता यह है कि 90% खरीद बिक्री एक शेयर बाजार में केवल किसका होता है? इसीलिए व्यापक रूप से इसे हम शेयर बाजार के ही नाम से जानते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड, बॉन्ड और ऋण पत्र भी किस बाजार के माध्यम से बेचे जाते हैं? बेचे न जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक प्रश्न आ रहा है म्यूचुअल फंड क्या है, तो बिल्कुल उसको भी समझेंगे। लेकिन ये बात तो आप समझ गए ना कि म्यूचुअल फंड की भी बिक्री किस प्लेटफॉर्म से होती है? शेयर बाजार से ही होती है, शेयर बाजार से ही होती है। क्लियर हो गया? अब अगली बात याद रखना है कि शेयर बाजार में शेयर की एक कंपनी की शेयर की बिक्री तो तब तक होती रहती है जब तक कंपनी बंद ना हो जाए, लेकिन ऋण पत्र और बॉन्ड की समय सीमा होती है। ऋण पत्र और बॉन्ड की समय सीमा होती है। हाँ, यह जरूर है कि ऋण पत्र और बॉन्ड प्रायः दीर्घकालीन ही होते हैं, लेकिन किसी कंपनी का ऋण पत्र, किसी कंपनी का बॉन्ड तब तक नहीं बिकते रहते हैं, खरीदे जा रहे होते हैं जब तक कंपनी बंद ना हो, बल्कि इन दोनों की एक निश्चित समय सीमा होती है। जैसे एक ऋण पत्र की समय सीमा जारी होने के 5 साल तक है, तो मतलब उस ऋण पत्र को लोग कब तक खरीद बेच सकते हैं? 5 साल तक। बॉन्ड की भी एक समय सीमा होती है, लेकिन शेयर की कोई समय सीमा नहीं होती है। एक कंपनी का शेयर बाजार में तब तक बेचे खरीदे जाते हैं जब तक शेयर जारी करने वाला कंपनी बंद
न हो जाए अथवा न्यायालय के आदेश पर उसकी बिक्री रोक न लगाया जाए। ठीक है ना। ये नहीं कि आप जानते हैं कि हर कुछ जो है वो न्यायालय के विचाराधीन रहता है। मान लीजिए किसी कंपनी पर केस हो गया और उच्चतम न्यायालय ये फैसला दे दिया कि अब इसका शेयर का बिक्री हम रोक देंगे, तो रुक जाएगा। तो एक कंपनी के शेयर बाजार में तब तक खरीदे बेचे जाते हैं जब तक वह कंपनी बंद न हो जाए। दूसरी स्थिति ये उत्पन्न हो सकती है कि न्यायालय के आदेश से शेयर की बिक्री पर रोक लग जाए, तब ही रोक लगेगा, नहीं तो कंपनी के बंद होते तक वो बिक्री होते रहेगा। लेकिन पूंजी बाजार में कंपनियां ऋण पत्र जारी कर बॉन्ड जारी करके भी पैसा उगाही करते हैं। तो एक कंपनी ऋण पत्र और बॉन्ड जारी करके पैसा उगाही किया है अथवा ऋण लिया है, तो वो अनिश्चित काल तक खरीदे बेचे नहीं जा सकते हैं, बल्कि उसकी एक निश्चित समय सीमा होती है। न्यूनतम 5, 7, 10 साल, ये 3 सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, ये सबसे पॉपुलर समय सीमा है। किसकी? ऋण पत्र की। लेकिन इसकी समय सीमा 1 वर्ष से अधिक कुछ भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर। अब देखिए कि एक शेयर बाजार में कंपनी के भी शेयर बेच सकते हैं। कंपनी का शेयर बिकता है, सरकारी संस्था का शेयर बिकता है, अर्ध सरकारी संस्था का शेयर बिकता है। यानी जरूरी नहीं है कि शेयर बाजार में केवल प्राइवेट कंपनी का ही शेयर बिके। सरकार की कंपनी का भी शेयर बिकेगा। तो कौन पर बिकेगा? अगर वो संस्था अर्ध सरकारी का मतलब समझ रहे ना, मतलब संस्था में सरकार की भी हिस्सेदारी है और प्राइवेट लोगों के भी। तो शेयर बाजार में न सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के शेयर, ऋण पत्र और बॉन्ड बिकते हैं, बल्कि शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर, ऋण पत्र, बॉन्ड बेचे जाते हैं। सरकारी संस्था के भी शेयर, बॉन्ड और ऋण पत्र बेचे जाते हैं। अर्ध सरकारी संस्था के भी ऋण पत्र, बॉन्ड और शेयर बेचे जाते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? जैसे हम शेयर बाजार में रिलायंस का भी शेयर बिक रहा है, LIC का भी शेयर बिक रहा है। LIC क्या है? सरकारी संस्था। अर्ध सरकारी संस्था का भी बिक सकता है। तो लेकिन अधिकांश स्थितियों में प्राय प्राइवेट कंपनी की ही शेयर बिका करते हैं, क्योंकि आपको शुरुआत में ही बताए थे कि पूंजी बाजार जो है यहाँ पर प्राय कंपनियां पैसा उठाती है। मुद्रा बाजार में सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा उठाती थी, पूंजी बाजार में प्राय कौन उठाता है? लेकिन आप ध्यान दीजिए कि शेयर बाजार में न सिर्फ कंपनी बल्कि सरकारी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था के भी शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं, बशर्ते पहले उसकी प्रबंध समिति के पास अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक प्रबंध समिति शेयर की लिस्टिंग नहीं करेंगी तब तक शेयर की बिक्री नहीं हो सकती। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि शेयर बाजार की खरीद बिक्री से, शेयर बाजार की खरीद बिक्री की जगह और कौन शब्द इस्तेमाल किया जाता है? व्यवहार। शेयर बाजार पर होने वाले व्यवहार अर्थात शेयर बाजार में होने वाले खरीद बिक्री, शेयर बाजार में होने वाले खरीद बिक्री से शेयर जारी करने वाले कंपनी को न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। न लाभ होता है न ही हानि होती है। शेयर बाजार से क्या शेयर जारी कर कंपनियां पैसा उठाती है? कंपनी प्राथमिक बाजार में ही पैसा लिया, चल गया कारोबार करने। अब प्राथमिक बाजार के खरीदार जोने की कैसे बेचना है, कैसे बिकवाना है, बस समझ गए ना। तो मान लीजिए कि शेयर बाजार में शेयर का भाव बढ़ गया,
तो क्या इससे कंपनी को फायदा होगा? नहीं, फायदा उनको होगा जिसके पास शेयर का स्वामित्व है। उस समय शेयर बाजार में शेयर के दाम में भारी गिरावट आ गई तो इससे कंपनी को हानि होगा? कोई हानि नहीं होगा। हानि होगा जो उसका शेयर खरीदा हुआ है। बात समझ रहे ना? तो शेयर बाजार में शेयर के मूल्य बढ़ जाने से या शेयर बाजार में शेयर का मूल्य घट जाने से कंपनियों को न तो लाभ होता है न ही, क्योंकि शेयर बाजार में कंपनियां प्रत्यक्ष तौर पर अपना शेयर नहीं बेचती है। कंपनियां अपना प्रत्यक्ष रूप से शेयर बेचती है प्राथमिक बाजार में। प्राथमिक बाजार के खरीदार आते हैं शेयर बाजार में शेयर को बेचने के लिए। अब वो दूसरा के बेचे, दूसरा तीसरा को बेचे, तीसरा चौथा के बेचे, जितनी बार मन है उतनी बार बेचा और खरीदा जा सकता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए अगली बात कि शेयर बाजार जो है एक ऐसा मंच है जहां शेयर के खरीददार उसको हम क्या कह सकते हैं? निवेशक, और शेयर को बेचने वाला दोनों हमेशा उपस्थित रहते। शेयर बाजार में शेयर बेचने वाला शेयर खरीदने वाला दोनों हमेशा उपस्थित रहते हैं। ये एक ऐसा मंच है शेयर बाजार, और दोनों उपस्थित रहने के कारण जिनको शेयर बेचना है आसानी से बिकेगा, जिसको शेयर खरीदना है उसे आसानी से शेयर मिलेगा। तो शेयर बाजार एक ऐसा मंच है जो शेयर बेचने वाले को शेयर खरीदने वाले को एक मंच पर लाता है और हमेशा उसकी मौजूदगी शेयर बाजार में बनी रहती है। और इसके लिए समय समय पर शेयर बाजार प्रचार प्रसार भी करता है कि अधिक से अधिक लोग शेयर बाजार पर आए, खरीद बिक्री में इंटरेस्ट ले। तो दोनों हमेशा मौजूद रहने के कारण निवेशक जब चाहे अपना शेयर बेच सकते हैं, निवेशक जब चाहे अपना शेयर बेचने वाले को भी हम क्या कह सकते हैं? निवेशक। तो शेयर बाजार में निवेशक कभी भी अपना शेयर बेच सकते हैं, कभी भी दूसरे निवेशक से शेयर खरीद सकते हैं। ये सुविधा तब तक उपलब्ध रहती है जब तक शेयर बाजार खुला रहता है, दोनों पक्ष हमेशा मौजूद रहते हैं। इसलिए बेचने खरीदने के बीच में कोई दिक्कत नहीं आती है। आसानी से निवेशक जब चाहे शेयर खरीद कर पैसा निवेश कर सकते हैं, जब चाहे शेयर बेच कर अपना निवेशित पैसा बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए ये आम आदमी के बीच बहुत पॉपुलर है कि ना है? होली में शेयर खरीदेंगे, दिवाली में बेच देंगे। क्या हम ऐसा सोच लेंगे ये संभव होगा? बिल्कुल संभव होगा। होली में खरीदिए, दिवाली में बेचिए, जब चाहे मन तब बेच सकते हैं, जब चाहे मन तब खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा नहीं कि हमको शेयर बेचना है तो शेयर बाजार में इंतजार कर रहे हैं, हल्ला करें कि इधर हो आइए शेयर लीजिए। नहीं, बस आप ऑर्डर कीजिए, वहां पर खरीद बिक्री चालू, दोनों पक्ष हमेशा मौजूद है। और वर्तमान समय में शेयर की खरीद बिक्री 90% तक ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन जरूरी नहीं है कि जहां शेयर बाजार है वहां जाकर शेयर की खरीद करें। अब जानते हैं शेयर बाजार एक विशेष स्थान पर स्थित होता है। जैसे बंबई शेयर बाजार मुंबई में है, ध्यान रखिएगा, नाम है बंबई शेयर बाजार, अब नाम बदल गया सर का मुंबई में। तो बंबई शेयर बाजार मुंबई में है, तो क्या हमें बंबई शेयर बाजार में शेयर खरीदने के लिए मुंबई जाना ही पड़ेगा? नहीं, वो ऑनलाइन हो जाएगा। वर्तमान समय में लगभग सभी शेयर बाजार ऑनलाइन शेयर खरीद बिक्री की सुविधा उपलब्ध करा दिया है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि अगर शेयर बाजार में सरकारी संस्था का शेयर बिक रहा है तो सरकारी संस्था का शेयर
अगर शेयर बाजार में सरकारी संस्था की शेयर की बात करें तो शेयर बाजार में सरकारी संस्था का शेयर बेचने के लिए एक संस्था बनी है जिसे कहते हैं थोक ऋण बाजार। शेयर बाजार की एक संस्था है, शेयर बाजार के अंतर्गत सरकार की एक संस्था जिसका नाम क्या है? थोक ऋण बाजार, जिसका काम है किसका शेयर बाजार में बिकवाना? सरकारी संस्था का शेयर बिकवाना। हालांकि पहले सरकारी संस्था के शेयर बेचने का काम शेयर बाजार में सब्सिडरी जनरल लेजर करता था, लेकिन सब्सिडरी जनरल लेजर संस्था को बंद करके क्या बनाया गया है? तो अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए कि थोक ऋण बाजार क्या है, थोक ऋण बाजार क्या है, तो थोक ऋण बाजार एक ऐसी सरकार की संस्था है जिसका काम है सरकारी शेयरों को शेयर बाजार में बेचना, सरकारी शेयर को शेयर बाजार में बेचना। सरकार की जितनी भी संस्था, उसका शेयर किस तरह बिकेगा, कैसे बिकेगा, कैसे सरकार को फायदा होगा, इन सब पर सोचने का जिम्मा किसका है? हालांकि थोक ऋण बाजार शेयर बाजार के प्रबंध समिति के अंदर रहती है, उसके समान इसके पास शक्तियां नहीं होती है, सिर्फ इसका काम है बिकवाना, सरकारी शेयर को बिकवाना, यही काम है किसका? तो किसी भी शेयर बाजार में सरकारी संस्था का शेयर बिकने के लिए, सरकारी संस्था का शेयर बेचने के लिए जिम्मेवार कौन है? थोक ऋण बाजार। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो शेयर बाजार में सबसे पहले आपको 8 बातों का ध्यान रखना है। 8 बातों शेयर बाजार के संदर्भ में याद रहनी ही चाहिए, और हमें लगता है कि आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? आइए एक बार फिर से बताते हैं। शेयर बाजार किस बाजार का भाग है? पूंजी बाजार का भाग है। शेयर बाजार पूंजी बाजार का किस हिस्से का भाग है? द्वितीयक बाजार। यानी द्वितीयक बाजार ही शेयर बाजार है या शेयर बाजार ही द्वितीयक बाजार है? क्लियर? शेयर बाजार एक संगठित और विनियमित बाजार है। संगठित कहने का तात्पर्य कि शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री नियमों के अधीन होता है, नियमों से परे नहीं होता है। संगठित इसलिए कह रहे हैं। विनियमित का अंग्रेजी होता है कंट्रोल। तो शेयर बाजार सरकार के कंट्रोल में रहते हैं, और सरकार भारत के सारे शेयर बाजार को कंट्रोल करने के लिए कौन सी संस्था बनाया है? कौन सी संस्था? सेबी बनाया है। क्लियर? उसके बाद हर शेयर बाजार के कार्यों का नियंत्रण हेतु हर शेयर बाजार का अपना प्रबंध समिति होता है। प्रबंध समिति के निर्णय के अनुरूप ही शेयर बाजार के कार्यों का संचालन किया जाता है। प्रबंध समिति पर ही जिम्मेदारी होती है कि तय करे कि किसी कंपनी का शेयर उस शेयर बाजार में बिकेगा या नहीं बिकेगा। कंपनी का शेयर बिकने के लिए कंपनी की लिस्टिंग करने की जिम्मेदारी भी शेयर बाजार के प्रबंध समिति को होता है। उसके बाद शेयर बाजार के नाम से हमें लगता है कि यहाँ केवल शेयर की खरीद बिक्री हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शेयर बाजार के माध्यम से निश्चित ही सबसे ज़्यादा शेयर की खरीद बिक्री होती है, लेकिन ऋण पत्र, जिसको अंग्रेजी में डिवेंचर कहते हैं, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड जैसे प्रतिभूति भी किसके माध्यम से बेचे जाते हैं? और एक शेयर बाजार में केवल प्राइवेट कंपनियां का ही शेयर नहीं बिकते हैं, या पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट कंपनी का ही शेयर नहीं बिकते हैं, बल्कि सरकारी संस्था का भी शेयर बिक सकता है, अर्ध सरकारी संस्था का भी शेयर बिक सकता है। और इसमें सरकारी संस्था का शेयर बेचने के लिए सरकारी संस्था का शेयर बेचने के लिए सरकार ने एक संस्था बनाई हुई है जिसका नाम है थोक ऋण। हर शेयर बाजार में सरकार की शेयर कैसी बिकेगी, इसकी जिम्मेदारी किसका है? थोक ऋण बाजार का। अब अगली बात कि शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री से जो लाभ या हानि होती है, उससे कंपनी को न तो कोई लाभ होता है, न ही कोई हानि होती है। हानि होती है कंपनी के शेयर धारकों का। कंपनी तो प्राथमिक बाजार से ही पैसा लेकर चली जाती है, उसको द्वितीयक बाजार अर्थात शेयर बाजार से कोई मतलब नहीं है। हालांकि
अगर किसी कंपनी के शेयर के मूल्य में भारी गिरावट आएगा, इससे कंपनी की बदनामी तो होगी ही होगी। ये अवश्य कि उन्हें पूंजीगत रूप से कोई लाभ या हानि नहीं होगा, लेकिन नैतिकता बस उस पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन पूंजीगत कोई लाभ या हानि नहीं होती है जब शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर के मूल्य में कमी आ जाती है। न ही कंपनी को कोई पूंजीगत लाभ होता है जब शेयर बाजार में शेयर की मूल्य में बढ़ोतरी होती है। शेयर बाजार एक ऐसा मंच है जिस पर हमेशा ही खरीदार निवेशक और बेचने वाला निवेशक मौजूद रहते हैं। इसलिए शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ट्रेडिंग यानी क्या, सट्टा क्या है? एक क्वेश्चन आ रहा है, सब्सिडरी जनरल लेजर क्या होता है? सब यानी कि थोक ऋण बाजार जो काम करता है ना, वही काम पहले कौन क्या करता था? सब्सिडरी जनरल लेजर। आइए दोस्तों, शेयर बाजार के संदर्भ में एक शब्द बहुत प्रचलित है जिसका नाम है ट्रेडिंग। हिंदी में इसे कहते हैं सट्टा। देखिए, एक व्यक्ति शेयर की खरीद दो उद्देश्यों से कर सकते हैं। उसका पहला उद्देश्य है कंपनी में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, और दूसरा उद्देश्य यह हो सकता है कि मूल्य उतार चढ़ाव का लाभ उठाना। बात समझ गए? मान लीजिए आप रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदना चाह रहे हैं, तो एक उद्देश्य ये हो सकता है आपका कि हम रिलायंस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाएंगे, ताकि रिलायंस कंपनी को भविष्य में फायदा होगा तो हमको भी फायदा होगा। लाभ में हमें हिस्सेदारी मिलेगी। लाभ में जो हिस्सेदारी शेयर धारकों को कंपनी देती है उसे लाभांश, अंग्रेजी में डिविडेंड भी कहते हैं। क्लियर? तो शेयर बाजार में शेयर की खरीद करने के दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक उद्देश्य कंपनी में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना, ताकि कंपनी को लाभ होने पर लाभांश की प्राप्ति हो सके, और दूसरा उद्देश्य शेयर खरीदने का यह भी हो सकता है कि जब शेयर का मूल्य बढ़ेगा तो हम उसको बेच डालेंगे, इससे हमको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो जब कोई व्यक्ति शेयर की खरीद बिक्री इस उद्देश्य से करे कि मूल्य के उतार चढ़ाव से उनको लाभ हो, तब इसे ही कहते हैं क्या? ट्रेडिंग। बात समझ रहे कि नहीं? जब कोई व्यक्ति शेयर की खरीद या फिर बिक्री केवल इस हेतु कर रहा है कि मूल्य के उतार चढ़ाव का वो लाभ उठा सके, तो इसे क्या कहते हैं? और जब कोई व्यक्ति शेयर की खरीद बिक्री कंपनी में हिस्सेदारी लेने के लिए करे, तब इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये हो गया ट्रेडिंग, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। बात समझ गए ना? तो अगर आप शेयर इस उद्देश्य से खरीदे हैं कि इसका मूल्य बढ़ेगा, हम बेच डालेंगे, प्रॉफिट गेन कर लेंगे, तो यही कार्य क्या कहलाता है? ट्रेडिंग कहलाता है, सट्टा कहलाता है। और नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शेयर बाजार में नियमों के अधीन सट्टा लगाने की पूरी अनुमति होती है।
ठीक है। सट्टा लगाने के लिए जैसे नए निवेशक शेयर बाजार के तरफ आकर्षित हो सके, इसके लिए सट्टा लगाने की पूरी अनुमति होती है। लोग मूल्य के उतार चढ़ाव का फायदा उठाने के लिए भी आराम से शेयर की खरीद कर सकते हैं। शेयर बाजार इसकी व्यवस्था बनाकर उपलब्ध करवाता है। समझ गए ट्रेडिंग? जैसे आप आज शेयर खरीदे 200 रुपया में, कल शेयर का भाव हो गया 270, कल शेयर का भाव हो गया 270 और आप उसको बेच दिए 70 रुपये, आपका प्रॉफिट हो गया। तो मतलब आप क्या किए? ट्रेडिंग किए। और आपने 200 रुपये में किसी कंपनी का शेयर खरीदे, वैसे छोड़ दिए। आपका उद्देश्य है कि चलो भाई कंपनी में कुछ तो हिस्सेदारी मिला, लाभ कमाएगा तो कुछ हमको जरूर मिलेगा, तब वो कहलाएगा इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जब कोई शेयर की खरीद या बिक्री केवल कीमतों के कमी और कीमतों के उतार चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए करता है तो इस प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं, सट्टा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति शेयर की खरीद बिक्री शेयर के कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से लाभ अर्जित करने के लिए करता है तो इसे क्या कहते हैं? ट्रेडिंग कहते हैं। जब शेयर की खरीद इस उद्देश्य से हो रही है कि कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित कर लाभ में भी हिस्सा मिलेंगे तो इसे निवेश या इन्वेस्टमेंट की संज्ञा दी जाती है। समझे कि नहीं? समझ गए? तो शेयर बाजार समझ गए। पर ये तो शेयर बाजार का लाइन। क्रिप्टो करेंसी शेयर बाजार का भाग नहीं। क्लियर? शेयर बाजार को पढ़ने के लिए बोले थे, पढ़ लिए। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि शेयर बाजार में शेयर का मूल्य क्यों घटते बढ़ते रहता है? तो इसका एकमात्र उत्तर है डिमांड और सप्लाई के कारण। मान लीजिए एक शेयर को खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम है, तो शेयर का मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। अब वही शेयर को बेचने वाले लोग ज्यादा हैं, खरीदने वाले, तो शेयर का मूल्य। तो शेयर बाजार में शेयर के मूल्य में वृद्धि या कमी उसके मांग और सप्लाई पर ही निर्भर करता है। अगर किसी कंपनी के शेयर के खरीदार ज्यादा हैं और बेचने वाले, तो निश्चित तौर पर खरीदार ज्यादा होने के कारण शेयर के मूल्य क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और वहीं बेचने वाले अधिक हैं, खरीदार कम है, तो शेयर का मूल्य क्या हो गया? गिरने लगेगा। तो शेयर बाजार के शेयर की मूल्य बढ़ती क्यों है? तो मांग अधिक होने के कारण। शेयर बाजार में शेयर का मूल्य घटता क्यों है? तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, इसलिए उसका मूल्य क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। मान लीजिए एक न्यूज आया
कि समुद्र पर पुल बनाने की जिम्मेदारी अडानी इंटरप्राइजेज को मिल गया। एक बात उदाहरण समझते हैं। अखबार में ये न्यूज आया कि समुद्र पर पुल बनाने, अब कहिएगा समुद्र पर पुल कैसे बनेगा, तो ये उदाहरण है, मान लीजिए बनेगा, ठीक है। समुद्र पर पुल बनाने की जिम्मेदारी अडानी इंटरप्राइजेज को मिली है और इसके लिए प्रारंभिक राशि सरकार ने 10,000 करोड़ तय किया है। अब ये न्यूज लोगों ने पढ़ा और उसके माइंड में चौका, अडानी इंटरप्राइजेज 10,000 करोड़, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, दौरा शेयर बाजार, क्या अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर हमको चाहिए चाहिए। अब ये न्यूज सुनकर खरीदार क्या हो जाएंगे, ज्यादा, और बेचने वाला क्या हो जाएगा, कम। वो सोचेगा अभी नहीं बेचेंगे, फायदा होगा। तो ऐसी स्थिति में शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दबावों के अनुरूप, कंपनी के वित्तीय स्थितियों के अनुरूप, कंपनी के मैनेजमेंट टीम के द्वारा लिए गए निर्णय के अवलोकन करने के उपरांत अगर कंपनी के शेयर के खरीदार ज्यादा हो गए तो निश्चित ही शेयर का मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय समाचार पत्रों में आए समाचार के फलस्वरूप या कंपनी के मैनेजमेंट टीम के निर्णय के अनुरूप अगर लोगों को कंपनी के बारे में कोई गड़बड़ सूचना मिला तो जिसके पास शेयर वो जल्दी जल्दी इसको बेच देंगे, तो बिक्री करने वाले लोग क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे और शेयर का मूल्य घट जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो सोए काहे हुए हैं, सीधा करा रही है, ठीक है। आजकल वो देखते हैं बिहार पुलिस सबका हथियारों ने उठता इतना कमजोर है। सही बोल रहे हैं, कल जा रहे थे थाना वाला गाड़ी से एक महिला पुलिस उतरा, दोनों हाथ से पकड़ा, दोनों हाथ से बंदूक को थामे हुआ था। बताइए, ये नहीं उतना पैसा मिला, कम पैसा मिलता है जी, ठीक है। खा पी के बॉडी सोडी बनाएगा, एक हाथ से बंदूक उठाएगा ना, दोनों हाथ। ठीक है, तो खाइए पीजिए मस्ती से, केवल पढ़ने से भी कम नहीं चलेगा। हाँ पूरा, और खाने का मतलब है 3 चीज, रोटी चावल दाल, इसको भरपूर खाइए। मार्केट में बहुत अलर बलर बात सब बोल रहा है कि ये खाइए वो खाइए, ऐसे खाइए, वैसे, सब फेक है। असली बॉडी बनेगा रोटी चावल दाल से। जो नॉन वेज है वो नॉन वेज पकड़ कर खाइए कस के, ठीक है। हाँ तो ये भी जरूरी है, ये हल्का बात नहीं, मगर ये जरूरी है। ऐसा बहुत लड़की को देखे तैयारी करेगा दरोगा, खाएगा 2 रोटी, 2 रोटी, एक बार में 2 रोटी से ज्यादा खाया नहीं जाता है। ख्वाब देख रहे दरोगा बनेंगे, कैसे बनिएगा? अरे हल्ला नहीं, शेयर बाजार समझ गए? वर्तमान में भारत में कितने शेयर बाजार है ये कल क्लियर करेंगे। अब देखिए 2-3 स्रोत में जो है ना कंफ्यूज हो गए। एक स्रोत है वो बता रहा है 26 शेयर बाजार है, एक दूसरा स्रोत है वो बता रहा है 24 शेयर बाजार है। तो आज हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन मानक स्रोत से आपको बताए कि शेयर बाजार की कुल संख्या कितनी है, तो ये कल बताएंगे आपको, ठीक है ना, कि शेयर बाजार की संख्या 24 है या 26 है। क्योंकि एक राइटर के बुक में शेयर बाजार की संख्या 26 बताया जा रहा है, राइटर भी भारी भरकम है, उनके बातों को वैसे काटा नहीं जा सकता है। तो कल हम आपको क्लियर करेंगे कि भारत का शेयर बाजार कितने हैं। लेकिन भारत में शेयर बाजार 24 है या 26, लेकिन 2 ही शेयर बाजार है जो व्यापक रूप से शेयर की खरीद बिक्री होती है। बाकी शेयर बाजार नाम का शेयर बाजार है, वहां ज्यादा खरीदार लोग जाते नहीं है। तो भारत में शेयर बाजार की अनुमानित संख्या तो फिलहाल 24 या 26 है। कल हम आपको क्लियर कर देंगे कि 24 है या 26।
लेकिन इतने शेयर बाजार में दो ही शेयर बाजार हैं जहां निवेशक अपने शेयर की खरीद बिक्री करते हैं। यानी भारत में जितने भी शेयर बाजार हैं भारत में जितने भी शेयर की खरीद बिक्री होता है उसमें 90% से अधिक शेयर की खरीद बिक्री केवल दो ही शेयर बाजार में होती है, और उसमें एक शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल। तो आइए थोड़ा बहुत जान लीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और यही नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरे एशिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। और इस शेयर बाजार का मुख्यालय स्थित है आपका कहां पर? मुंबई में। और मुंबई में कहां पर? दलाल स्ट्रीट में। दलाल स्ट्रीट के बारे में भी पूछा गया है कि दलाल स्ट्रीट कहां पर है, और यहीं पर मुख्यालय है किसका? तो बॉम्बे शेयर बाजार भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, और भारत का एशिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है कौन? बॉम्बे शेयर बाजार है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि बॉम्बे शेयर बाजार की स्थापना कब हुई? 1875 में। और सरकारी मान्यता कब मिली? 1956 में। तो बॉम्बे शेयर बाजार भारत का सबसे पुराना, सबसे विश्वसनीय और सबसे बड़ा शेयर बाजार है। बॉम्बे शेयर बाजार भारत का सबसे पुराना, एशिया का भी सबसे पुराना, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का भी सबसे बड़ा शेयर बाजार है। और ये शेयर बाजार भारत की सबसे विश्वसनीय शेयर बाजार है। विश्व के लोग अगर भारत के शेयर बाजार का अवलोकन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वे केवल किस शेयर बाजार के मूवमेंट को देखते हैं? बॉम्बे शेयर बाजार को। बॉम्बे शेयर बाजार भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। अगर बॉम्बे शेयर बाजार में उथल पुथल हुई तो भारत का शेयर बाजार जो है उलट पलट जाएगा। इतना वैल्यूएबल शेयर बाजार है, इसका शेयर बाजार है ये बॉम्बे शेयर बाजार। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि बॉम्बे शेयर बाजार का इंडेक्स का नाम आपको याद रखना होगा। किसका नाम? इंडेक्स। इंडेक्स यानी क्या? सूचकांक। अब आपको क्या बोले कि शेयर बाजार में शेयर के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव उस शेयर के मांग और उस शेयर के सप्लाई पर निर्भर करता है कि नहीं? एक शेयर बाजार में शेयर के मूल्य का उतार चढ़ाव शेयर के मांग और सप्लाई पर निर्भर करता है। तो शेयर बाजार में शेयर का मांग अधिक है या शेयर को बेचने वाले लोग अधिक है, इसकी जानकारी मिलती है किससे? इंडेक्स, सूचकांक से। एक क्वेश्चन आ रहा है कि शेयर बाजार में किस वस्तु की खरीद या बिक्री होता है? पूरा रामायण बता दिए। कुंभकर्ण सोते रहता है, इस पर भी डाउट हो रहा है। शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री होती है, किसी वस्तु की नहीं, यानी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है। तो शेयर बाजार में खरीदार प्रभावी होगा तो शेयर का मूल्य, और शेयर बाजार में ज्यादा से ज्यादा शेयर लोग बेचेंगे तो शेयर का मूल्य क्या होगा? और शेयर बाजार के बारे में अनुमान अगर लगाना है कि शेयर बाजार में ज्यादा से ज्यादा खरीदार हैं या ज्यादा से ज्यादा बेचने वाले, ये पता किससे चलता है? इंडेक्स से, सूचकांक से। और बॉम्बे शेयर बाजार का
प्रमुख सूचकांक कौन है? सेंसेक्स। प्रमुख सूचकांक कौन है? सेंसेक्स। शेयर बाजार, बंबई शेयर बाजार का कई सूचकांक में सबसे प्रमुख सूचकांक कौन है? सेंसेक्स। अब सेंसेक्स का मूल्य ऊपर जा रहा है तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर को खरीद रहे हैं। बात समझ लेना। जैसे अखबार में आप पढ़े कि शेयर बाजार का सूचकांक सेंसेक्स के मूल्य में 300 अंकों की उछाल आई, मतलब सेंसेक्स में उछाल आई, सेंसेक्स आगे बढ़ा, ऊपर बढ़ा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर को क्या करे हैं? खरीदे हैं। वहीं आप पढ़े कि बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 700 अंक नीचे गिर गया। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर को क्या कर दिए हैं? बेच दिए। तो सेंसेक्स का ऊपर जाने का मतलब है कि खरीदारी ज्यादा हो रही है। सेंसेक्स ऊपर तब जाएगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर की क्या करेंगे? खरीद करेंगे, और ऐसी स्थिति में शेयर का मूल्य बढ़ेगा। और सेंसेक्स नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि शेयर का बिक्री ज्यादा हो रहा है, और ऐसी स्थिति में शेयर का मूल्य घटेगा। तो बंबई शेयर बाजार का सबसे प्रमुख सूचकांक कौन है? सेंसेक्स। हालांकि सेंसेक्स मात्र 30 कंपनी के शेयर मूल्य पर आधारित है। मात्र 30 कंपनी के शेयर मूल्य पर आधारित है। सेंसेक्स सूचकांक का निर्माण कितने कंपनी के शेयर मूल्य पर आधारित है? यानी भारत की जो 30 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनके शेयर मूल्य को आधार बनाकर इस सूचकांक को तैयार किया गया है। अब आप कहिएगा कि शेयर मूल्य को आधार बनाकर सूचकांक का मूल्य कैसे तय किया जाता है? तो ये जटिल सांख्यिकीय नियमों के अधीन होता है, जिसको हमें जानने की कोई आवश्यकता। शेयर मूल्य के आधार पर सेंसेक्स के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? तो इसके लिए जटिल सांख्यिकीय नियमों का, स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस बात को हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बात जानना अनिवार्य है कि बंबई शेयर बाजार का कई सूचकांकों में जो सबसे प्रमुख सूचकांक है सेंसेक्स, वह सेंसेक्स मात्र 30 कंपनी के शेयर के मूल्य पर आधारित है, लेकिन ये 30 भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। तो सेंसेक्स ऊपर जाने का मतलब है कि इस 30 कंपनी के शेयर ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद रहे हैं और उसका मूल्य बढ़ रहा है। सेंसेक्स नीचे आने का मतलब है कि 30 कंपनी के शेयर को लोग बेच रहे हैं और शेयर का मूल्य, लेकिन ये 30 कंपनी ऐसी कंपनी है कि ये ऊपर बढ़ रहा है तो बाकी सब कंपनी भी लगभग क्या होने लगता है? ऊपर जाने लगता है। ये नीचे होने लगता है तो लगभग सभी कंपनियों का शेयर क्या होता है? नीचे होने लगता है, मतलब उसका मूल्य घटने लगता। क्लियर हो गया? तो शेयर बाजार, बंबई शेयर बाजार के कई सूचकांकों में सबसे प्रमुख सूचकांक कौन है? सेंसेक्स जो कितने कंपनी के शेयर पर आधारित है। इसके अलावे BSE 500, BSE 200, BSE 200, BSE 200, BSE 500, इसका मतलब हुआ 500 कंपनी के शेयर मूल्य पर आधारित यह सूचकांक है। BSE मतलब 200 कंपनी के शेयर मूल्य पर आधारित है यह सूचकांक, लेकिन सबसे बड़ा सूचकांक कौन है? और सेंसेक्स ही भारत का सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है। इस सेंसेक्स को भारतीय अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। सेंसेक्स को भारतीय अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का अन्य सूचकांक है BSE 500, यानी 500 कंपनी के शेयर मूल्य पर आधारित, BSE 200 यानी 200 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित। लेकिन सबसे ज्यादा लोग या पत्रकार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस पर ध्यान दिया जाता है?
सेंसेक्स। क्लियर हो गया। अब आप पढ़िएगा कि शेयर बाजार सूचकांक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर खरीद रहे हैं और शेयर का मूल्य सूचकांक नीचे जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर और उसका मूल्य घट रहा है। ऊपर जाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत है। ऊपर जाना अर्थव्यवस्था के ऊपर जाने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर को खरीद रहे हैं और उसका मूल्य, और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर खरीद रहे, इसका मतलब लोगों का विश्वास कंपनी पर बढ़ रहा है कि भविष्य में वो अच्छा करने वाली है और भविष्य में कंपनी अच्छा करने वाली है। ये अर्थव्यवस्था के अच्छे संकेत है कि नहीं? तो शेयर बाजार के सूचकांक का नीचे जाना शेयर बाजार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। शेयर बाजार के सूचकांक का ऊपर जाना अच्छे संकेत। क्लियर? कोई दिक्कत? अब दूसरा जो प्रमुख शेयर बाजार है, दूसरा जो प्रमुख शेयर बाजार है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय शेयर बाजार। और राष्ट्रीय शेयर बाजार का भी मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में। लेकिन बंबई शेयर बाजार के तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी ऑनलाइन शेयर खरीद बिक्री की सुविधा उपलब्ध करवाता है। क्लियर? मुख्यालय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का यानी एनएसई राष्ट्रीय शेयर बाजार का कहां स्थित है? मुंबई में। अब ध्यान दीजिए कि 1991 में थोड़ा नोट में सही करिएगा, शेरवानी समिति का गठन हुआ था। नोट में शेरवानी दे दिया है। नोट में शेरवानी की जगह फेरवानी करिएगा। इनका पूरा नाम हमें भी अभी भूल रहे हैं, क्या नाम है पूरा। तो भारत सरकार ने 1991 में 92 है, देखो नहीं 92 स्थापना दिया हुआ है। शेरवानी समिति का गठन की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? और आपके नोट में सही दिया हुआ है, नोट में 92 में दिया कि इसकी स्थापना हुई। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि शेयर बाजार डिमांड एंड सप्लाई पर भी निर्भर करता है। अभी तब से तो वही बता रहे हैं, इसी पर ही निर्भर करता है। डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही शेयर बाजार में शेयर के मूल्य में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो भारत सरकार ने 1991 में, आपको याद होगा 1991 में एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार किया गया था भारत में। नई आर्थिक नीति लागू हुआ था कब? तो जब नई आर्थिक नीति सरकार 1991 में लागू की तो उसी समय भारत सरकार शेरवानी समिति का गठन किया और उस समिति का काम था कि भारत में क्या एक और प्रमुख शेयर बाजार की जरूरी है या नहीं, इस पर विचार करे। बात समझे कि नहीं समझे? जब भारत में 1991 में बहुत बड़ी आर्थिक सुधार की गई तो सरकार का नजर शेयर बाजार पर भी गया। उस समय भारत के प्रमुख शेयर बाजार बंबई शेयर बाजार हुआ करता था, जो आज भी है। लेकिन फिर भी 1991 में बड़ी आर्थिक सुधार चूंकि सरकार की थी, इसलिए वो एक समिति गठन की, शेरवानी समिति। और शेरवानी समिति पर दायित्व था कि वे ये जांच करे कि क्या बंबई शेयर बाजार को ही रहने दिया जाए प्रमुख रूप से, या इसके समानांतर एक और शेयर बाजार होनी चाहिए। तो जब शेरवानी समिति ने अपना जांच शुरू किया तो इन्हें पता चला कि बंबई शेयर बाजार में 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है।
लेकिन निवेशक ज्यादा से ज्यादा 50-60 कंपनी का ही शेयर खरीद बिक्री कर रहे हैं। बाकी कंपनियों के शेयर को कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। जब फेरबोनी समिति ने 1991 में भारत के शेयर बाजार की जांच की तो इन्हें पता चला कि बंबई शेयर बाजार में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड तो है, लेकिन ज्यादातर 50-60 कंपनी का ही शेयर की खरीद बिक्री हो रही है। इन्होंने तत्काल सरकार को सुझाव दिया कि भारत में बंबई शेयर बाजार के तरह ही एक और शेयर बाजार स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश कंपनियों के शेयर बंबई शेयर बाजार में बिकते ही नहीं है, सिर्फ लिस्टेड रह जाते हैं। लोग केवल आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का शेयर खरीदते हैं, पॉपुलर लोकप्रिय कंपनियों का शेयर खरीदते हैं, बाकी पर निवेशक कोई ध्यान देता ही नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि बंबई शेयर बाजार के समानांतर एक और शेयर बाजार हो, ताकि वहां पर उन कंपनियों का शेयर खरीद बिक्री हो सके जिसकी खरीद बिक्री बंबई शेयर बाजार में नहीं होती है। तो फेरबोनी समिति के सिफारिश को मान लिया गया और 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की क्या की गई? स्थापना की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई? उसके बाद 1993 में इसे सेबी के तरफ से मान्यता मिला। सेबी की तरफ से मान्यता मिला और 1994 में यह शेयर बाजार काम करना शुरू किया। तो 1991 में फेरबोनी समिति बनी। इन्होंने जांच में पाया कि बंबई शेयर बाजार में अधिकांश कंपनियों के शेयर नहीं बिकते हैं, केवल लोकप्रिय और बड़े कंपनियों का ही शेयर बिका करते हैं। इसलिए इन्होंने सरकार को तत्काल बंबई शेयर बाजार के पैरेलल यानी समानांतर उसी तरह का शेयर बाजार गठन करने का सुझाव दिया। फेरबोनी समिति के सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने मुंबई में ही एक और शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 1993 में इस शेयर बाजार को मान्यता दिया किसने? और 1994 में काम करना शुरू कर दिया और वर्तमान समय में भारत के 90% शेयर बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार पर ही बिका करते हैं। शेयर बाजार में 10% भी शेयर की खरीद बिक्री नहीं होती है और ये दोनों शेयर बाजार ऑनलाइन शेयर खरीद बिक्री का ऑप्शन उपलब्ध करवाए हुए हैं। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जिस तरह बंबई शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक है सेंसेक्स, उसी तरह नेशनल शेयर बाजार का सूचकांक है निफ्टी। नेशनल शेयर बाजार का सूचकांक क्या है दोस्तों? निफ्टी। जिस तरह सेंसेक्स ऊपर जाने का मतलब बंबई शेयर बाजार के शेयरों के कीमत में उछाल को दर्शाता है, उसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज राष्ट्रीय शेयर बाजार का सूचकांक कौन है? निफ्टी। तो निफ्टी ऊपर जाने का मतलब राष्ट्रीय शेयर बाजार में शेयर की कीमत क्या हो रही है? लेकिन ये निफ्टी कितने कंपनी पर आधारित है? 50 कंपनी के शेयर मूल्य पर आधारित है। 50 कंपनी के शेयर मूल्य पर आधारित है। 50 कंपनी के शेयर मूल्य पर आधारित है। सेंसेक्स 30 बड़ी कंपनियों के शेयर के मूल्य पर आधारित था, जबकि निफ्टी कितना? और इसमें निफ्टी में नेशनल और 50 जुड़ा हुआ है। निफ्टी मतलब 50 मतलब 50 और नेशनल मिलकर ही क्या बना? निफ्टी बना है। बात समझ गए ना? तो सेंसेक्स का निर्धारण कितने कंपनियों के शेयर मूल्य पर? 30 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित। और निफ्टी बंबई शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक, राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक
क्लियर। अब ध्यान दीजिए, सूचकांक का ऊपर जाने का मतलब क्या है? सूचकांक का ऊपर जाने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर को खरीदना चाह रहे हैं और ऐसी स्थिति में शेयर का मूल्य बढ़ रहा है। सूचकांक का नीचे आने का मतलब क्या है? कि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर की बेच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर को, और शेयर के मूल्य में इस कारण क्या रही है? कमी आ रही है। क्लियर। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय शेयर बाजार जब खुल रहा था, उसका प्रमुख प्रवर्तक था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक कौन था? आईडीबी। अब प्रवर्तक का मतलब प्रारंभिक तौर पर मोटा पैसा कौन लगाया था? आईडीबीआई। यानी ये शेयर बाजार खुले, इसके लिए पहली बार, इसके लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आईडीबीआई के तरफ से हुआ। इसलिए अगर पूछे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य प्रवर्तक कौन था? आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ, जो वर्तमान समय में प्राइवेट बैंक बन चुका है। अब वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं रहा है। और भी कई लोग, कई संस्था इनके प्रवर्तक बने थे, जिनका नाम आपके नोट में दिया हुआ है। बाप रे, क्वेश्चन का तो झड़ी लग गया है। एक क्वेश्चन आया है कि मुंबई टकसाल की स्थापना 1830 में हुआ है या 1930 में? अच्छा, इसमें तो हमको भी कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, अब कल इसको दूर कर देंगे। ठीक है, लिखा है विनम्र निवेदन है। बाकी कोलकाता सही है, हैदराबाद सही है। हैदराबाद 1903 दिया हुआ है, 1950। अच्छा, टकसाल को लेकर नोट में जो वर्ष दिया हुआ है ना, उसको एक बार हम रिवाइज कर देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। अभी फिलहाल हम भी कंफ्यूजन में सही नहीं बता पाएंगे। आनुवंशिकता बौने पौधे को लंबा बनाया जाता है जिब्रेलिन की सहायता से। जिब्रेलिन होगा। एक क्लास में हम मिस्टेक से ऑक्जिन इसका उत्तर दिए थे, तो इनमें सुधार लीजिएगा कि आनुवंशिकता बौने पौधे को लंबा किया जाता है जिब्रेलिन के द्वारा। किसके द्वारा? सबसे पुराना सिक्के ढालने का जो मशीन है वो कोलकाता में लगा था शायद। कहाँ लगा था? वैसे भी इतिहास पढ़ते, ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रारंभिक मुख्यालय बनाया था कोलकाता में ना, तो वहीं पर डाला। तो सबसे पुराना कोलकाता में ही है। द्वितीयक बाजार का व्यवहार केवल व्यापारिक बैंकों के द्वारा होता है। अभी तो बता रहे हैं द्वितीयक बाजार का व्यवहार किसके द्वारा हो रहा है? शेयर बाजार के द्वारा होता है, बैंकों के द्वारा कहाँ होता है? बैंक गया, मुद्रे बाजार तक सीमित है बैंक। पूंजी बाजार में बैंक की कोई खास भागीदारी नहीं है। आइए दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अब ध्यान दीजिए कि अब ध्यान दीजिए, देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि सेबी के बारे में क्यों नहीं बताए। सेबी के बारे में बताएंगे सीक्वेंसेस ना जी। सेबी आगे नहीं है टॉपिक, उस पर आएंगे कि ना आएंगे? गजब बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये जो बंबई शेयर बाजार है, ध्यान दीजिएगा, बंबई शेयर बाजार है,
बंबई शेयर बाजार है और राष्ट्रीय शेयर बाजार है। ये दोनों ऐसे शेयर बाजार हैं जहां केवल बड़ी बड़ी कंपनियों के ही शेयर बिका करते हैं, छोटी कंपनियों के नहीं। तो इसलिए सरकार एक ऐसे शेयर बाजार का गठन किया है, सरकार एक ऐसे शेयर बाजार का गठन किया हुआ है जहां बड़ी कंपनियों का शेयर बिकते ही केवल छोटी कंपनी का ही शेयर बिकते हैं। ध्यान दीजिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बंबई स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जहां केवल बड़ी बड़ी कंपनियों के ही शेयर बिका करते हैं, छोटी कंपनियों के शेयर पर निवेशक ध्यान ही नहीं देते हैं। इस समस्या को जब सरकार ने देखा तो सरकार ने सोचा कि एक ऐसा शेयर बाजार की स्थापना की जाए, एक ऐसे शेयर बाजार की स्थापना की जाए जो केवल छोटी कंपनियों का शेयर ही बिक्री करे, किसी भी बड़ी कंपनियों का लिस्टिंग ही ना करे। तो केवल छोटी कंपनियों के शेयर के खरीद बिक्री को मंच प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1990 में एक और शेयर बाजार की स्थापना की जिसका नाम था ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ OTCEI। एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा कि OTCEI क्या है, तो भारत का शेयर, लेकिन ये अन्य शेयर बाजार से भिन्न है क्योंकि इस शेयर बाजार पर सभी कंपनियों का शेयर बिकने के लिए लिस्टेड नहीं हो सकती है। यह शेयर बाजार एक ऐसा शेयर बाजार है जहां केवल छोटी कंपनियां जिसका मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपया से लेकर कहां तक हो, 20 करोड़, ऐसी कंपनियां जिसका मार्केट वैल्यू 30 लाख से 20 करोड़ के बीच हो, वही कंपनियां का शेयर बिकने के लिए OTCE शेयर बाजार पर लिस्टेड हो सकती है। बड़ी कंपनियां का शेयर बिकने के लिए इस शेयर बाजार पर लिस्टेड, तो केवल छोटी कंपनियां के शेयर बेचने का एक अलग मंच हो जहां बड़ी कंपनियां हो ही नहीं, इसके लिए भारत सरकार ने 1990 में एक अलग शेयर बाजार की स्थापना की और इस शेयर बाजार का नाम था ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ। इस शेयर बाजार में केवल वही कंपनी का शेयर बिकने के लिए लिस्टेड होती है जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना होता है, 30 लाख से लेकर 20 करोड़ तक। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि इस शेयर बाजार का किसी एक शहर में मुख्यालय नहीं है जहां से ये कारोबार करती है, बल्कि देश के प्रमुख शहरों में इनके ऑफिस बने हैं जहां से शेयर की खरीद बिक्री हो सकती है। और वर्तमान में ये कंपनियां भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करा दी है। और सबसे खास बात, भारत का पहला कंप्यूटर सेवा आधारित शेयर बाजार कौन था? भारत का पहला कंप्यूटर आधारित शेयर बाजार कौन था? 1990 में सबसे पहले इसी शेयर बाजार में कंप्यूटर लगा और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत सेवा उपलब्ध कराने वाला ये भारत का पहला शेयर बाजार बन गया। एक बार इसके बारे में पढ़ दीजिए, प्रवर्तक कौन है? NSE का मुख्यालय बंबई स्टॉक। क्वेश्चन आया, बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सुझाव
किसने दिया था, इसका तो कहीं जिक्र है नहीं। हालांकि स्थापना में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम लिया जाता है, और उसका नाम जो है ना आपको प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। आपके नोट्स में एक प्रश्न है कि बम्बई शेयर बाजार की स्थापना किसने की। फिलहाल उसका नाम हम भूल रहे हैं। इसकी स्थापना तो 1875 में हो गया था। तो बम्बई शेयर बाजार की स्थापना का सुझाव किसने दिया ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन स्थापना में सर्वाधिक प्रयास किसने किया था ये प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में आए हैं। बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, जल्दी जल्दी बोलते हैं जी। होता है कभी कभी रेस पकड़ लेते हैं तो बोल देते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन दोस्त सिलेबस से बाहर है तो इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिटकॉइन के बारे में आपसे प्रश्न नहीं आएगा, और जो एकाध आएगा वो मुद्रा वाला चैप्टर में करवाए हुए हैं। तो बिटकॉइन एक विशेष प्रकार का डिजिटल करेंसी है, उसका शेयर बाजार से कोई लेना देना। OTCI का किसी विशेष स्थान पर मुख्यालय नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है मुख्यालय नहीं है, मुख्यालय कहीं एक जगह नहीं है। इसका मुख्यालय कह सकते हैं कि भारत के सभी प्रमुख शहरों में स्थित है। ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइएगा समझ आ रहा है कि नहीं। कुछ लोग प्लेसिंग एंड ऑर्डर, इस पर भी आएंगे। प्लेसिंग एंड ऑर्डर क्लियर। अरे काहिल पन्ना गनते हैं, डिस्टर्ब हो जाइएगा। सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और टेंशन बहुत धीरे धीरे तो पढ़ा रहे। आपको क्या लगता है तेजी में पढ़ा रहे हैं? तेजी में पढ़ा रहे थे तो कल शेयर बाजार खत्म हो जाता। बस समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप यानी कि पूरा समय इस बार एकदम तय कर लिए। रोशन सर का दबाव है 10 दिन पहले से कि आपका इकोनॉमी खत्म नहीं हुआ है, जल्दी खत्म करिए। नहीं हो रहा तो अंत में बोल दीजिए खत्म हो गया। सही मूल्य बहुत प्रेस, लेकिन हम सोच रहे हैं इतने खूबसूरती के साथ इतना चैप्टर पढ़ाए हैं तो बाकी 2-4 चैप्टर खींच देंगे तो मजा नहीं आएगा आपको। तो इसीलिए अभी समय है, और जब तक बहाली आ नहीं जाता तब तक हम धरफराएंगे नहीं, ठीक है ना। और पूरा इस बार कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपका। हम पर दबाव जानते हैं, कल भी बोला कि आपको मात्र दिवाली तक मौका है इकोनॉमी समाप्त करने के लिए। हम नहीं होगा, अभी भी 3 चैप्टर बचा हुआ है। 3 चैप्टर बड़ी वाइटल, छोटा छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। तो शेयर बाजार भारत में 24 या 26 है, लेकिन 90% से अधिक शेयर की खरीद बिक्री निवेशक बंबई शेयर बाजार या राष्ट्रीय शेयर बाजार में करते हैं। और कुछ खरीद बिक्री कहां पर होती है? बाकी शेयर बाजार वैसे नाम का शेयर बाजार है, बहुत कुछ वहां पर होता नहीं है। बात समझ गए ना। अब है कि किसी शेयर बाजार में हम शेयर की खरीद बिक्री करेंगे कैसे। मान लीजिए हमें शेयर बाजार में शेयर की खरीद करना है या फिर बेचना है, तो बेचने के लिए भी पहले खरीदना पड़ेगा। तो किसी शेयर बाजार में हम शेयर की खरीद बिक्री कैसे करेंगे? तो इसके लिए कई चरण होते हैं, उस चरणों को पूरा करके ही हम शेयर को खरीद सकते हैं। तो कल के क्लास में शेयर के खरीद बिक्री की प्रक्रिया और सेबी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? तब तक अच्छा, जो नहीं बोला कि नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इस चैप्टर की यही खासियत, आपको लगेगा समझे या नहीं, क्वेश्चन बन रहा है। तो आप क्वेश्चन पर जाइए तब निर्णय लीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
गिल्ट क्या है? तो गिल्ट एज्ड बाजार यानी सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार को गिल्ट एज्ड बाजार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल ट्रेडिंग के विभिन्न चरण अथवा शेयर खरीद के विभिन्न चरण और सेबी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? और इसी चैप्टर में इंश्योरेंस भी पढ़ना है। और सॉरी, कई लोगों का प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए, देख लेते एक जवाब। एक क्वेश्चन, अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन आया है और हमको लगता है कि आप लोग सुन लीजिएगा तो ठीक ही रहेगा। इनका कहना कि जब शेयर बाजार में कंपनी का कोई मतलब नहीं होता तो फिर मूल्य वृद्धि से फायदा या घाटा कैसे होता है? मूल्य वृद्धि से फायदा या घाटा आम निवेशकों को होता है। किसको? आम निवेशकों को होता है। कंपनी के नैतिक मूल्य पर होता है। बात समझ रहे ना? तो शेयर बाजार में मूल्य घटने बढ़ने से फायदा घाटा उसके यानी कंपनी के प्राइमरी शेयर धारकों को या आम निवेशकों को होता है, कंपनी को नहीं। आप शेयर खरीदे, उसका मूल्य घट गया, आप बेच दिए, घाटा किसको हुआ? आपको हुआ, यानी आम निवेशकों को। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम तो उसको दलाल स्ट्रीट के नाम से ही जाना जाता था। बाद में धीरे धीरे बंबई शेयर बाजार उसका नाम पड़ गया। प्रवर्तक को याद रखना है, मुख्य प्रवर्तक को। केवल किस प्रवर्तक का नाम याद रखना है? मुख्य प्रवर्तक का। मिले कल के क्लास में, इजाजत दे रहे हैं।